नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका इस क्लास में। जल्दी से आइए आप सभी। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है पूजा कुमारी मीना। अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है, तो फटाफट से आकर अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करें सबसे पहले, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस, बहुत सारी प्लस क्लासेस आपको मिलती है, जिनसे आप जल्दी जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जो भी डाउट है उनको दूर कर सकते हैं। आप पीडीएफ ले सकते हैं, आप पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ पर अपने जो भी डाउट है उसको सबको क्लियर कर सकते हैं। तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें, ओपन करें, अपने मोबाइल नंबर जीमेल आईडी से लॉगिन करें। उसके बाद दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट कर लें। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि मेरा नाम सर्च करना है, वहाँ पे पूजा कुमारी मीना, और मेरा नाम सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर ले। फॉलो करने से क्या होगा कि मेरी कोई भी क्लास होगी, मेरी कोई भी नई क्लास में लेकर आती हूँ आपके लिए, कोई कोर्स लेके आती हूँ प्लस में, तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सी ऑल में जाके मेरी पुरानी क्लासेस देखिए, मेरे पुराने जो बैच कोर्स है, जो प्लस कोर्स है, जो स्पेशल क्लासेस है, उन सबको देखिए, उनका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के 21 सब्जेक्ट है जिनकी क्लासेस होती है, और आपको स्क्रीन के ऊपर ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे देखकर उसकी रेगुलर क्लासेस हमारे साथ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक होता है प्लस कोर्स, एक होता है आइकॉनिक। मैं दोनों के बारे में आपको बताती हूँ डिटेल में, आप मेरे से अच्छे तरीके से समझ ले, जान ले। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो कि 25 तारीख से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है। अगर आप उस प्लस कोर्स में हिस्सा बनना चाहते हो, आप अपने नेट जेआरएफ के सपने को पूरा करना चाहते हो, आप पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। हैव ए रेफरल कोड में आप फुल की 10 कोड लगाना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो 6 महीने की फीस 11,250 है, 12 महीने की 13,750 है, और 24 महीने की 20,000 है। इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको जैसे ही आपने कोड ये अप्लाई किया है आपको डिस्काउंट मिल चुका है। अच्छा, एक और नई चीज़ ये है कि 6 महीने के साथ आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल रहा है, और ये जल्दी ही अपडेट बंद हो जाएगी। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि 6 महीने की जगह आपको मिलेगा 7 महीने में उसी फीस में आपको सब्सक्रिप्शन। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है करे। ये क्रेडिट है, इनको भी रिडीम करें, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, ये सभी माध्यम है पेमेंट करने का, आप इनके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ये देखो प्लस की क्लासेस तो मैंने आपको बता दी कि भाई प्लस में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ आइकॉनिक कैटेगरी में दिया जाता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दिया जाता है। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप सारे प्रॉफिट देख सकते हो आइकॉनिक के। ये प्लस में है वो तो है ही, इसके साथ साथ आइकॉनिक के भी है। तो दोस्तों ये फीस है आपकी 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने की। आपकी 18,000 फीस 6 महीने की है, 26,000 12 महीने की है, 45,000 24 महीने की है। यहाँ पर भी सेम वही है, आपको फुल की 10 कोड लगाना है और आपकी फीस 10% ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप पेमेंट करके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठा सकते हो, अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, लाइव टेस्ट क्यूज आपके सामने लेके आते हैं, पीडीएफ आपको दी जाती है पेपर 1 पेपर 2 की, बहुत पेपर की सभी जो कंप्लीट यूनिट है, 10-10 यूनिट होती है, पेपर 1 में 10, पेपर 2 में 10, इन सभी को कंप्लीट करवाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 21 सब्जेक्ट है जिनकी क्लासेस रेगुलर चलती है, बैच कोर्स चलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी खूब सारे बैच कोर्स चलते हैं। आप इन सभी का यहाँ पे लाभ उठा सकते हो, सभी का प्रॉफिट ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, बिल्कुल पॉजिटिव वे में। तो आप सभी बने रहे क्लास में। किसी की कोई भी उलझन है, किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ओके दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ये कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्या क्या है, इनके बारे में डिटेल में जानने वाले। तो 3 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी है वो 3। पहली है वीर गाथात्मक काव्य। देखो रासो साहित्य जो लिखा गया है, रासो रचना है, वहाँ पे वीरता का वर्णन है, तो ये है वीर गाथात्मक काव्य। धार्मिकता की बात करते हैं तो दोस्तों सिद्ध और जैन साहित्य, वहाँ पर धार्मिकता की बात होती है, वहाँ पर जैन साहित्य की, वहाँ पर बौद्ध साहित्य की बात होती है, बौद्धों की और जैनों की बात होती है जो धर्म से संबंधित है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पर काव्य सृजना की गई थी, तो इसीलिए धार्मिकता का यहाँ पे
समावेश हम करते हैं। साथ ही है श्रृंगारिकता। दोस्तों यहाँ पर प्रेम का भी वर्णन है, ठीक है। विद्यापति की पदावली अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको श्रृंगारिकता का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये 3 तरीके की प्रवृत्ति है जो आदिकाल में आपको देखने को मिलती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लें और आप अच्छे तरीके से पढ़ते चले, क्योंकि ये टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे हो आपका जेआरएफ का एग्जाम, ठीक है, नेट जेआरएफ का, उसमें ये क्वेश्चन आता है। आदिकाल का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आदिकाल का प्रथम कवि, या फिर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, ठीक है, माफ करना, हिंदी का आदि कवि, ये किसी ने किसी को माना है, किसी इतिहासकार ने किसी को माना, लेकिन सर्वमान्य रूप से किसको माना है? तो दोस्तों सर्वमान्य रूप से सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, और ये राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है, और इनके मत को सभी ने स्वीकार किया गया। सरहपाद और सरप्पा इन्हीं का नाम है, ठीक है, सरप्पा या सरहपाद इन्हीं का नाम है। तो देखिए विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपने अपने शोध तथा तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरप्पा को माना है, और सरप्पा को ही सर्वमान्य रूप से प्रथम कवि स्वीकार किया गया। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। शिव सिंह सेंगर के द्वारा पुण्य या पुण्य कवि है, इसको 10वीं शताब्दी के कवि है, इनको प्रथम कवि माना गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी है, इनको प्रथम कवि माना गया है 1184 ईस्वी के। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा स्वयंभू को माना गया है 693 ईस्वी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं हिंदी साहित्य का, ये 13वीं शताब्दी के कवि है। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं, जो कि 15वीं शताब्दी के कवि है। इसके बाद देखिए ववर समा गुलेरी के अनुसार राजा मंजू है, जो माफ करना मंजू नहीं मुंज है, ठीक है, राजा मुंज है, जो 223 ईस्वी के है, इनको प्रथम कवि माना गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ये भी राजा मुंज व भोज को मानते हैं, जो कि 223 ईस्वी के है। तो ये प्रथम कवियों का जो सिलसिला, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा नेट जेआरएफ में आता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, जानिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सर्वमान्य रूप से मतलब कि सभी की सहमति से राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत किए गए सरप्पा जी को, ठीक है, प्रथम कवि स्वीकार कर लिया गया सभी के द्वारा। तो इनका ही नाम है सरप्पा और सरहपाद, इस बात को भी आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना की बात करते हैं तो सर्वकाचार है, और ये सर्वकाचार रचना किसकी है? आचार्य देवसेन की है। किसकी है दोस्तों? आचार्य देवसेन की है। और कब की है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो 933 ईस्वी की, और ये अक्सर नेट में आने वाला क्वेश्चन है। 933 ईस्वी की है। यहाँ पर श्रावक धर्म का, गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। हिंदी की प्रथम रचना है सर्वकाचार, इसमें 250 दोहे है, और इसमें श्रावक धर्म के जो सिद्धांत है उनका वर्णन है। गृहस्थ धर्म का वर्णन भी यहाँ पर है, गृहस्थ जीवन का वर्णन भी इस रचना में आपको देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य का जो विभाजन किया गया है वो 4 तरीके से किया गया है। सबसे पहले आपका आता है रासो साहित्य, ठीक है, उसके बाद रास साहित्य जिसको आप जैन साहित्य भी कहते हैं, उसके बाद है सिद्ध साहित्य जिसको आप बौद्ध साहित्य भी कहते हैं, और फिर है आपका नाथ साहित्य। इस तरीके से 4 तरीके से आदिकाल का विभाजन किया गया है। ये चारों नाम आपके सामने स्पष्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम नोट करके जो यहाँ पे लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, जानिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी है जो ना तो रासो साहित्य की है, ना ही रास साहित्य की है, ना ही सिद्ध साहित्य की, और ना ही नाथ साहित्य की है। तो फिर वो कौन सी है भाई, वो कहाँ से आ गई? तो ये है आदिकाल का स्वतंत्र साहित्य, जिसको आदिकाल की फुटकल रचनाओं के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुकारते हैं। यहाँ पर आपके विद्यापति जी आ गए, ठीक है, अमीर खुसरो आ गए, ठीक है, कवि कुशल लाभ और कल्लोल जी आ गए, जो कि ढोला मारू रधुहा के रचनाकार है। ये सभी है जो फुटकल रचनाओं में आ जाती है। तो आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त हुई है जिनमें उपयुक्त चारों प्रकार के साहित्य के लक्षण प्राप्त नहीं होते। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से पुकारा है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की फुटकल रचनाओं की श्रेणी में इसको रखा है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य है ना, इसी के बारे में कहते हैं कि भाई ये ही है मूल साहित्य, ठीक है, इसी के बारे में कहते हैं कि ये मूल साहित्य है। बाकी जो जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, ये तो सांप्रदायिक शिक्षा का केंद्र है। क्यों इसको सांप्रदायिक शिक्षा का केंद्र कहा? क्योंकि यहाँ पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है, धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। माफ करना, इनका जो धर्म है, जैसे कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार यहाँ पे किया गया है। और नाथों के द्वारा, नाथ है जो नौनाथ है, उनके द्वारा भगवान शिव और इन सारी चीज़ों का यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ है। इसीलिए सांप्रदायिक शिक्षा का मात्र केंद्र माना है इसको, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी तुरंत उसके पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी ने जो कहा कि भाई रासो साहित्य मूल साहित्य है, ये कहते हैं कि चारों को आदिकालीन साहित्य में शामिल किया गया है इनके द्वारा, चाहे वो रासो हो, रास हो, बौद्ध हो, चाहे नाथ हो। ठीक है, चारों प्रकार के साहित्य को इन्होंने आदिकालीन साहित्य में ही शामिल किया है। ओके, अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं रासो साहित्य के बारे में, उसके बाद में और जो है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मिलान वाला आता है। तो मिलान वाला कैसे आएगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से तथ्य सही है उनका मिलान करें। ठीक है, मान लो यहाँ पे आरसी जी का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है, ठीक है, और भी आगे आगे एक दो जिनका नाम है, और इधर यहाँ पे रास दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर रासक दे दिया है, यहाँ पे रसायन दे दिया है, यहाँ पर मान लो कि रासो दे दिया है, ये अलग अलग दे दिए। अब आपको मिलान करना है कि किसने क्या कहा है। ठीक है, आपको ये मिलान करना है कि किसने क्या कहा है। तो इसीलिए पहले इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप इसका मिलान कर पाएंगे, वरना मिलान करना हमसे संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि नरपति नाल्य की रचना है बीसल देव रासो। कौन सी रचना है दोस्तों? बीसल देव रासो, जिसके 4 भाग है, जिसका राजा रानी से रूट करके वहाँ चला जाता है उड़ीसा, फिर वापस आता है, फिर दोबारा से रानी को मना के अपने घर लाता है। इस तरीके से 4 भागों में वर्णन है उसका। उसमें एक पद मिलता है, ठीक है, और उस पद में रसायन शब्द का प्रयोग है, और उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रासो की उत्पत्ति रसायन से हुई है। तो देखिए कौन सा है, ये 11 नहीं है, ये 12 है। ठीक है, 1200 बहुतरी मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल्य रसायन आरंभे शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। तो ये कहते हैं कि 1272 में जेठ बदी नवमी, मतलब कि जेठ महीना है, नवमी तारीख है, बुधवार है, उस दिन नाल्य रसायन, नरपति नाल्य की जो बीसल देव रासो है, ठीक है, रचना, तो नाल्य रसायन आरंभे, नाल्य का जो रसायन है, ठीक है, उसका आरंभ हुआ, मतलब कि बीसल देव रासो का आरंभ हुआ। तो यहाँ पर रसायन से मानते हैं रासो की उत्पत्ति कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मिलान करने वाले में आएगा तो समझते चले। उसके बाद में हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं, और रासक तक पहुँचने का चरण देखिए आप। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि रासक से उसकी उत्पत्ति हुई। रासक के बाद दोस्तों आता है रास है, ठीक है, इसके बाद आता है रासा, और इसके बाद आता है रासो। ये 4 तरीके से पहुंचते हैं हम कहाँ तक? रासो तक। तो ये क्रम भी कई बार पूछा जाता है, तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, ये वाला। ठीक है, हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो मानी रसायन से, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से मानी। ये दोनों क्लियर है, आगे चलते हैं। गार्सद दासी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, माफ करना, हिंदी साहित्य के बारे में जो सबसे पहले इनकी रचना मिलती है, जिसका नाम है इस्वार दिला लितलुत्तर इंदु ये हिंदुस्तानी, ये पुस्तक है इनकी। और इसमें ये पृथ्वीराज रासो का नाम पृथ्वीराज रासो नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं पृथ्वीराज राजसू। ठीक है, तो इसीलिए पीछे राजसू है, तो इन्होंने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? राजसू से मानी है, और इस राजसू को राजसू यह भी लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे याद करिएगा कि गार्सद दासी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है इस्वार दिला लितलुत्तर इंदु ये हिंदुस्तानी, इसमें चंद्रबरदाई की रचना है ना पृथ्वीराज रासो, उसको पृथ्वीराज राजसू लिखा है, और इसीलिए यहाँ पर रासो की उत्पत्ति राजसू या राजसूय से मानी है। इसके बाद हमारे आते कवि राय श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के जो संपादक मंडल है, ठीक है, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। किससे मानी है दोस्तों? रहस्य से मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका है, उसमें रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानी गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा, तो रास से। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी एवं श्री बिंदेश्वरी प्रसाद पाठक है, इन्होंने रासो की उत्पत्ति राजयश से मानी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने किससे उत्पत्ति मानी है। अब हम पढ़ते हैं कि रासो साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी विशेषताओं को यहाँ पर महत्व दिया गया है। ओके, तो देखिए ये साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया। आदिकाल में 4 तरीके के साहित्य है, रासो, रास, ठीक है, सिद्ध और नाद, 4 तरीके का साहित्य। अभी हम रासो साहित्य पढ़ रहे हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति हम पढ़ चुके, अब हम रासो साहित्य की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो देखिए रासो साहित्य में मुख्यतः जो साहित्य लिखा गया वो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चारण कवियों के द्वारा।
इन रचनाओं में चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आप किसी की भी बात कर लो, ठीक है, जैसे कि चंद्रवरदाई की आप बात करते हो तो वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान उनका आश्रयदाता था, उनके आश्रय में रहकर काव्य सृजना करते तो उनके शौर्य की, उनकी वीरता की, उनके ऐश्वर्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते। और दोस्तों जब बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। क्या बोलते हैं? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। ये जो रचनाएं हैं इसमें उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। और इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ मतलब इतिहास के जो तथ्य है उनके साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति का समावेश भी यहाँ पर किया गया है। मतलब कि कल्पना शक्ति को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये दोनों तीनों पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, यहाँ पर युद्ध का वर्णन है और यहाँ पर प्रेम का वर्णन है। जब युद्ध का वर्णन होता है तो रस कौन सा होता है? वीर रस। और जब प्रेम का वर्णन होता है तो रस कौन सा होता है दोस्तों? श्रृंगार रस। तो दोस्तों आदिकाल के रासो साहित्य में, ठीक है, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन कौन से रसों की प्रधानता है? वीर रस और श्रृंगार रस। युद्ध का एवं प्रेम का वर्णन होने के कारण यहाँ पर वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ और वो पॉइंट आ भी चुका है आपके सामने। आगे देखिए, इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि डिंगल पिंगल क्या है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि दोस्तों डिंगल में तो क्या होता है, ये है आपकी अपभ्रंश भाषा, ओके, और इसके साथ मिक्स कर दी जाती है कौन सी भाषा दोस्तों? राजस्थानी भाषा। तो इन दोनों से मिलकर जो शैली बनती है वो डिंगल शैली बनती है। उसके अलावा पिंगल की अगर हम बात करें तो पिंगल में अपभ्रंश के साथ साथ, ठीक है, अपभ्रंश के साथ साथ हम किसको मिक्स कर देते हैं? ब्रज भाषा को मिक्स कर देते हैं और इनसे जो शैली बनती है वो पिंगल बनती है। अच्छा, डिंगल शैली में कठोर कर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और पिंगल में कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप समझ लीजिएगा, पहले भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल। इसमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का भी प्रयोग हुआ है। किसमें? रासो साहित्य में। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता, इनकी संकुचित मानसिकता जो कि दरबार में, ठीक है, अपने आश्रयदाता के यहाँ पर सिमट कर रह गई है, उसका प्रयोग भी देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध है और अर्ध प्रमाणिक है और ये संदेह के घेरे में है, ठीक है। तो रासो साहित्य की अधिकतर रचनाएं कैसी है? संदेह के घेरे में और अर्ध प्रमाणिक है, मतलब कि इनके ऊपर शक है कि भाई यहाँ पे इतिहास और साहित्य जो लिखा है वो सही भी है कि नहीं है, इसीलिए ये अर्ध प्रमाणिक है ज़्यादातर। कौन कौन सी रचनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे हो नेट जेआरएफ का। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई की, बीसल देव रासो है नरपति नाल की। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो परमाल रासो है जगनिक की, जहाँ पर इसको हम आला उदल, दो भाइयों की वीरता के ऊपर ये रचना है, ठीक है। तो इसको आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। इसके जो रचनाकार है उनका नाम दोस्तों क्या है? उनका नाम है जगनिक, ठीक है। हमीर रासो जो रचना है वो सारंगधर की है। खुमान रासो है दलपति विजय की, ठीक है। और विजयपाल रासो है, इसमें मेरे होम डिस्ट्रिक्ट करौली के राजा का वर्णन है, ठीक है। तो ये नल सिंह भाटकवि की है। बुद्धि रासो जल्लन की है और मुंज रास है, ये अज्ञात कवि है, इसके कवि का नाम नहीं पता। और ये जल्लन है, ये किसके पुत्र है ये भी आपको पता होगा। जब आप पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक आपको पद मिलता है कि पुस्तक जल्लन हत दे चली निरपकाज, ठीक है, गज्जे निरपकाज। तो मतलब कि जल्लन है किसका? चंद्रवरदाई जी का बेटा, ओके। तो इनकी है ये बुद्धि रास। रासो नाम से और भी रचनाएं लिखी गई है। कलयुग रासो जो रसिक गोविंद की है। कायम खां रासो जो नियामत खां जान कवि के, जो कि आगे जाके सूफी, ठीक है, जो सूफी काव्य है आपका उसके कवि है ये, ठीक है। राम रासो है समय सुंदर की है। राणा रासो है दयाराम या दयाल कवि की ये रचना है। आगे देखिए, रतन रासो है ये कुंभकर्ण की है और कुमार पाल रासो है ये देवप्रभ की है जो 14वीं शताब्दी की। अब हम एक एक करके सारी रचनाओं को पढ़ने वाले, लेकिन आज हमारा टाइम ओवर हो रहा है इसीलिए हम इसको कल पढ़ते, ठीक है, कल वाली क्लास में पढ़ने वाले।
तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, और मैं आपको पूरा तरीका बता देती हूँ कि कैसे आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस, मेरी प्लस वाली क्लासेस, मेरी सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 25 तारीख से आ रहा है मेरा प्लस कोर्स, और उस प्लस कोर्स को वॉच करने के लिए आपको लेना पड़ेगा प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सारी क्लास सिर्फ प्लस में होती है, बहुत सारी क्लास स्पेशल में भी होती है। स्पेशल क्लासेस को आप बिना फीस दे के भी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। लेकिन प्लस क्लास में मैं क्या करवा रही हूँ वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है, इस तरीके का मॉक टेस्ट बनाया है कि आप जैसे आपको मैं कुछ सेकंड दूंगी, 30 सेकंड, आपने अपना आंसर सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी वहीं पर, ताकि आपके जो भी डाउट है वो वहीं पे दूर हो जाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से वो सभी समझ में आ जाए। एक टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 2 घंटे की क्लास होगी, और एक क्लास होगी सुबह 8 से 10, दूसरी क्लास होगी उसी दिन 11 से 1, मतलब कि रोज़ 4 घंटे की क्लास प्लस में होने वाली है। 2 क्लास होंगी एक दिन में। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, मैं आपको तरीका बता देती हूँ पूरा कि कैसे करना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, फिर NTA UGC नेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप मुझे पूजा कुमारी मीना के नाम से सर्च करके फॉलो कर ले। फॉलो करने के बाद देखो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 आपका जो भी है, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास देख सकते हो एक बार प्लस कोर्स ज्वाइन करने के बाद। जैसे कि मैं आपको पेपर 1 पढ़ाती हूँ पूरा, पेपर 2 में हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, पहले साइकोलॉजी भी मैं पढ़ा के आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने मेरा कोड लगाया है पुलकी 10 कोड तो आप एजुकेशन के एजुकेटर की क्लास नहीं देख सकते, आप इंग्लिश की क्लास नहीं देख सकते, आप सभी एजुकेटर की सभी क्लासेस देख सकते हो। तो कोड हम उसका लगाते हैं जो टीचर हमें लगता है कि भाई हमें समझ में आ रहा है अच्छे से, हम इनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो हमें पसंद आता है हम उसका कोड लगाते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप किसी का भी लगाएं। तो यहाँ पे देखिए प्लस कोर्स की 6 महीने की फीस है 11,250, 12 महीने की 13,750 और 24 महीने की 20,000। अब आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप मेरा कोड लगाए पुलकी 10। ठीक है, प्यार से सभी मुझे पुलकी मैम कहते हैं, इसीलिए मेरा कोड है पुलकी 10। इसमें कोई स्पेस नहीं है, एक साथ इसको लिखें और यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आप अप्लाई करें। जैसे ही अप्लाई ये हो जाएगा, ठीक है, अप्लाइड हो जाएगा, उसके बाद आपकी फ़ीस ऑटोमेटिक 10% कम हो चुकी है। और एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये 6 महीने का जो कोर्स है, इसके साथ 1 महीने का आपको कोर्स फ्री दिया जा रहा है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। लेकिन ये कुछ वक्त तक है, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो फटाफट से कर ले। ठीक है, ये जो आपके सामने बेनिफिट है इनका लाभ उठाए। आप जो रोज़ अनअकैडमी पर क्लास देखते हो उसके क्रेडिट इकट्ठे होते हैं, इनको रिडीम करने से भी आपको डिस्काउंट मिलता है। फिर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे बिल्कुल नया स्टूडेंट है जिसको नई आइडिया कि कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे अपना टाइम टेबल सेट करूँ, कैसे टेस्ट दूँ, कैसे टेस्ट का एनालिसिस करूँ, कैसे स्टडी मटेरियल को अपने पास लाऊँ, कैसे, मतलब उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, मतलब प्लस के बेनिफिट तो है, इसके साथ साथ ये सारे बेनिफिट भी मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। इसकी फीस देखो 6 महीने की 18,000 है, 12 महीने की 26,000 है, 24 महीने की 45,000 है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, पुलकी 10 कोड यहाँ पे लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, फीस आपकी 10% कम हो चुकी है। फिर आप पेमेंट करेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल माध्यम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, EMI है, UPI है, फ़ोनपे है, जो भी है आप उससे करें। तो देखो प्लस के बेनिफिट तो इसमें है ही, प्लस के साथ साथ अतिरिक्त बेनिफिट भी आपको मिलते हैं जिनका आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों अनअकैडमी पर आपको टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, लाइव टेस्ट लेते हैं, क्यूज लेते हैं, ठीक है, नए नए कोर्स आपके लिए क्रिएट करते हैं, PDF आपको दी जाती है हर क्लास की। तो देखिए बहुत पेपर यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाते हैं, उसी फीस में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कवर करवाया जाता है। दोनों की 10-10 यूनिट होती है, उन सभी को कवर करवाया जाता है, फिर रिवीजन करवाया जाता है और आपके सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो भी है उसको कवर करवाया जाता है। 21 सब्जेक्ट है जिनकी क्लास अनअकैडमी के ऊपर चलती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये है बैच कोर्स, आप इनको भी देख सकते हैं। जैसे आपने मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन किया कोड लगा के, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सब नहीं देख सकते, आप सभी की सारी क्लासें देख सकते हो। तो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको सबसे पहले लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, आप हमेशा मस्त रहे, खिलखिलाते रहे, अपना ख्याल रखें और अच्छे तरीके से रेगुलर पढ़ाई करते रहे, रोज क्लास में आते रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। ओके, बाय बाय।